हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फॉर्मेशन में। हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल के यूनिट नंबर 2 की, जो कि हमारा बी फॉर्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके पहले के 3 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग इसका 4th लेक्चर यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इसका लास्ट पार्ट वो कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही ये यूनिट खत्म कर देंगे। हाँ, आप लोग के कुछ कमेंट्स आए हैं, बहुत से आए हैं कि हाँ सर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे और वो रीज़न आपको इसी वीडियो में बताएंगे, पर थोड़ी देर बाद। अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम वैसे ही वेस्ट हो चुका है, तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वही इसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने इसको PDF में दिया है, यानी कि PPT ही बनाया है, हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न था हमारे लिए, क्योंकि चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन की कि GLP क्या होता है। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इज अ क्वालिटी सिस्टम कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड द कंडीशंस अंडर विच नॉन क्लिनिकल और हेल्थ सेफ्टी प्लान आर प्लान परफॉर्म मॉनिटर्ड रिकॉर्डेड अचीव्ड एंड रिपोर्टेड। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज में मत जाइए, इतनी मेरी सुनिए कि जो GLP हमारा होता है ये क्वालिटी सिस्टम है। हाँ, लैंग्वेज इसकी टफ है क्योंकि डेफिनेशन यही है ना। तो GLP हमारी क्या है, एक क्वालिटी सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन तरह काम करती है, जो नॉन क्लिनिकल यानी कि जो बॉडी पे नहीं हो रहा है, क्योंकि लेबोरेटरी है ना, मतलब कि क्या करते हो लैब में, केमिकल के साथ खेलते हैं हम लोग, वही करना है यहाँ पे भी। नॉन क्लिनिकल है, बॉडी के साथ नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंटल को सेफ्टी देखते हुए उसको प्लान करना, परफॉर्म करना, मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करना, जो जो हमने किया फाइल में लिखते हैं हम लोग, वही चीज़ें यहाँ भी करनी है और उसको रिपोर्ट करना है। इन 1981 द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि OECD की एक संस्था है हमारी, इसने GLP प्रिंसिपल्स दिए थे। यहीं से पूरा कांड शुरुआत हुआ है कि GLP कहाँ से आया। तो GLP प्रिंसिपल आए OECD से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहीं से इंटरनेशनल अरीना आई, मतलब कि OECD ने गाइडलाइंस दी, फिर सबने फॉलो करना चालू कर दिया। अदर नॉन OECD मेंबर्स स्टेट हैव ऑल्सो अडोप्टेड द OECD GLP प्रिंसिपल। वो स्टेट्स यानी कि वो कंट्रीज जिनके पास OECD नहीं था शुरुआत में, उन्होंने भी OECD को अपनाया क्योंकि अच्छी गाइडलाइंस थी, सबको पसंद आ रही थी। अब GLP की ऑब्जेक्टिव क्या थी, क्यों बनाया गया, कोई तो कारण होगा ना। तो GLP इज टू सर्टिफाई दैट एवरी स्टेप ऑफ एनालिसिस इज वैलिड और नॉट। भाई जो तुम कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है, ये तो पता होना चाहिए। एश्योर द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा सबमिटेड टू FDA इन सपोर्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ रेगुलेटेड प्रोडक्ट। ये एश्योर करना कि जो क्वालिटी और इंटीग्रिटी है डाटा की, जो हम लोगों ने दिया है, अगर तुमने आलू का पराठा बनाया है तो आलू का पराठा अच्छा बना है कि नहीं बना है, कैसा है टेस्ट में, कैसा नमक वमक सही है कि नहीं, तो वो सारा रिपोर्ट हमको बनाना पड़ेगा, कि कॉपी में लिखना पड़ेगा और उसको FDA को देना पड़ेगा कि हाँ भाई सेफ्टी अच्छी है, रेगुलेटर अच्छा है हमारा। GLP है वह हैवी एम्फेसिस ऑन डाटा रिकॉर्डिंग। GLP जो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान देता है रिकॉर्डिंग पे, डाटा की, और जितने रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं, स्पेसिमेंस जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में। जनरल रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश GLP फॉर मेडिसिनल प्लांट। अब अगर हमें GLP बनानी है किसी भी मेडिसिनल प्लांट के लिए, मानो तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हें एक GLP बनानी, तो क्या करोगे भाई। देखो, सबसे पहले टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल शुड बी नॉलेज। जो तुम्हारे पर्सनल हैं उनको ज्ञान तो होना चाहिए ना, बिना ज्ञान होगा तो कैसे काम चलेगा। एनी मॉडिफिकेशंस टू द स्टडी प्लान शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डेड बाय डेटा सिग्नेचर। जो मॉडिफिकेशंस हम लोग करेंगे स्टडी के प्लान में, वही एग्जांपल लेते हैं आलू का पराठे का अपना। मानो तुम्हारा आलू का पराठा, तुम उसमें रोज आलू भरते हो, पर आज तुमने उसमें पनीर भर दी, तो भाई कुछ मॉडिफिकेशन किया ना तुमने, तो बस वही लगाएंगे हम लोग कि कोई भी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन करी है तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसको सिग्नेचर के साथ डेट करेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हमने किया और ये हम ही ने किया है। अवेलेबिलिटी ऑफ SOP टू द पर्सनल, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो पता ही है आप सबको, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सनल होते हैं, जो नए आते हैं पुराने आते हैं, उनको देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। आलू का पराठा अगर हम लोग पनीर के पराठे में ट्रांसफर कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो पनीर का ही बने, वो आदमी दोबारा आलू का ना बना दे, तो SOP देना जरूरी है। रॉ डाटा जनरेटेड आर टू बी फुली डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड। जो रॉ डाटा जनरेट करेंगे हम लोग मोटा मोटा कि हाँ पराठा बनाने के लिए मैं मैदा लेनी है, सॉरी आटा लेना है, आलू लेना है, तो वो सब हम लोग को रॉ डाटा रिकॉर्डेड करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ तो चाहिए। पराठा का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं, भूख लगेगी आपको पेपर का टाइम है, जस्ट जोकिंग। स्टडी पर्सनल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डाटा। जो स्टडी पर्सनल्स है हमारी, वो सिंपल सी बात है रिस्पॉन्सिबल होंगे जो डाटा देंगे उसके लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रिकॉशन टू मिनिमाइज रिस्क। जो हेल्थ प्रिकॉशंस हैं हम लोग उसको ज़रूर से लेंगे ताकि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की, पर इससे पहले हम लोग बात करते हैं रीज़न की कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे और क्यों देर लग रही है।
देखो पहली बात तो ये है कि अच्छा कंटेंट ढूंढने में टाइम लगता है, जो हमने लगभग ढूंढ लिया है, बहुत सारा टाइम किया है, मेहनत लगाया है, मैंने मैम ने दोनों ने बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढा है आपके लिए। पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके सामने देखिए, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे है ही नहीं, क्योंकि देखो भाई हम किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं करते हैं इससे। हमारे पास कुछ पेड प्रमोशंस के ऑप्शंस भी आए, मेल भी आए, अगर कोई हम डाउट करेगा तो हम शेयर भी कर सकते हैं, हमारे पास आए हैं, पर हम इससे नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है हमारे पास और भी सोर्स है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए ये सब करते हैं। ये चैनल हमारा इसलिए कि आपको नॉलेज दे सके, ना ही कोई अर्निंग करने के लिए, और ना ही जो एड्स अगर दिखते हैं आपको उससे हमें कोई अर्निंग होती है, वो पूरा का पूरा कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि हाँ कुछ तो सब्सक्राइब आया हमारे पास, कुछ तो दिखे कि हाँ कुछ आ रहा है, कुछ सपोर्ट आ रहा है जस्ट हमारे पास, ये है। तो प्लीज़ थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, काम तो हम करते ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। बाकी आपको जैसा सही लगे, आप हमारे साथी हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जैसा आप चाहें। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लियंस ऑफ स्टडी प्लान टू जीएलपी प्रिंसिपल। जो हमारे जीएलपी प्रिंसिपल है डॉक्यूमेंट करना। इंस्पेक्शन टू डिटरमाइन द कॉम्प्लियंस ऑफ स्टडी विद जीएलपी प्रिंसिपल। जो हमारे जीएलपी के प्रिंसिपल हैं उनको इंस्पेक्शन करना, सब कुछ सही से करना। इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल, जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी वो एक्यूरेट है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट का है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है कि नहीं, बस ये सब लिखना होता है। बस ये बात है ना कि सब कुछ करते टाइम फिर मज़ा नहीं आती ना उतनी। आप अपने इसलिए खुल के हम लोग बोल सकते हैं, सीधी बात। फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। शुड बी स्टोरेज रूम्स और एरियाज नीडेड फॉर सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। जो हमारे स्टोरेज रूम है, जो सप्लाईज हैं, नीड्स हैं, सबको हम लोग अच्छी फैसिलिटी देना। सुटेबल रूम फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अगर कोई डिजीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मानो कोविड का जो हमारा वैक्सीन बनना था, ऐसा तो बन नहीं गया कि हाँ भाई तुम्हारे कॉलेज के लैब में जहाँ पे केमिकल नहीं मिलता, एक्सपायर होते हैं, तो वहाँ पे भी हमने उठा लिया, होते हैं कुछ कॉलेज, वहाँ पे उठाया और बना दिया कुछ भी, ऐसा तो हुआ नहीं। उनको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए थी, एक रूम चाहिए था जहाँ वो डायग्नोस कर सकें डिजीज़ को, उसका ट्रीटमेंट कर सकें, हाँ भाई कि हाँ यही चीज़ है, यही बनाना है अपने को। आइसोलेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल हैजार्ड। आइसोलेशन करना, सिंपल सी बात है, अलग करेंगे कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड ना हो हमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे apparatus मटेरियल्स एंड reagents की, सॉरी, apparatus ऑफ appropriate डिज़ाइन एंड एडिक्वेट कैपेसिटी। जो हमारे apparatus होंगे appropriate डिज़ाइन के होंगे, एडिक्वेट कैपेसिटी के होंगे कि जितना हमें काम चाहिए उतना उससे हो जाए। डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ apparatus। जो हमारा apparatus होगा वो डॉक्यूमेंट अच्छे से होने चाहिए, क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी। Chemical reagents and solutions should be labeled to indicate identity, expiry date and specific storage indications। जो हमारे केमिकल रिएजेंट्स होंगे और जो सॉल्यूशंस होंगे उनका आइडेंटिटी अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ अगर HCl वो रखा है तो उसमें HCl ही लगाओ, स्लिप KBr ना लगाओ, ठीक है। तो ऐसा हम लोग देखना पड़ेगा। उसका एक्सपायरी डेट क्या है, बोला था भैया आपसे कि एक्सपायरी नहीं होना चाहिए ना, तभी तो बना पाएंगे। और कुछ स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भैया डार्क रूम में लिखना है, डार्क बॉटल में रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, सीधी बात। टेस्ट सिस्टम एंड इन्फ्रेंस सिस्टम्स, बस इतना जितना पढ़ा रहे उतना लिखते हैं ना तो हो जाएगा। देखिए रेसिप्ट, हैंडलिंग, सैंपल एंड स्टोरेज, बाकी आपको कुछ कुछ आता ही है पहले से इन सब चीज़ों में। रिसिप्ट, हैंडलिंग, सैम्पलिंग, स्टोरेज के बारे में सब कुछ लिखना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम्स नोन। देखो भाई जो टेस्ट और रेफरेंस आइटम है, मतलब कि रेफरेंस आइटम जो पहले से हमारे पास है और टेस्ट जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ वो है कि नहीं, तो दोनों की हमारे पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ये लोग वही रहे ना जो हम लोग करना है। एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी इन टैंक मिक्सचर यूज इन फील्ड स्टडीज। जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम लोग टैंक मिक्सचर्स में लगाते हैं। सैंपल्स फॉर एनालिटिकल पर्पस फॉर ईच बैच। देखो जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनको एनालिटिकल पर्पस के लिए करते हैं, मतलब कि पूरा एनालाइज करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह लगाते हैं हर बैच की कि हाँ सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। रिटन प्रोसीजर्स होते हैं लेबोरेटरी प्रोग्राम्स के लिए। दे डिफाइन हाउ टू कैरी आउट प्रोटोकॉल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। ये सब बताते हैं कि भाई कैसे कोई चीज़ करनी है, पता ही है आपको। दे आर रिटन टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोसीजर्स आर सपोज टू वर्क, वही चीज़ है कैसे काम करना है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टडी, इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड डेट्स, डिफरेंस टू टेस्ट मेथड, इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग द स्पॉन्सर फैसिलिटी एंड कंडक्ट द स्टडी। देखो जो परफॉर्मेंस ऑफ स्टडी की बात है कि देखो आपने क्या किया इसमें आपने क्या रिकॉर्ड बनाए, कौन सी डेट को बनाए, क्या टेस्ट मेथड लिए, क्या रेफरेंस के लिए किया हमने काम,
और क्या इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की पूरी चीज़ से, ये सब हम लोग इसमें लिखते हैं कि क्या स्टडी का परफॉर्मेंस रहा हमारे पास। बात करेंगे हम लोग रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी रिजल्ट की। अब देखो सब कुछ कर लिया, रिजल्ट क्या आएगा उसका भी तो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन ऑन स्पॉन्सर एंड टेस्ट फैसिलिटी, कि भाई अगर टेस्ट किया तो क्या किया, कौन था हमारे पास करने वाला। एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डिटेल, कब चालू किया और कब खत्म किया। जैसे हम लोगों ने अप्रैल में चालू किया और मई में ख़त्म कर दिया, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम स्टेटमेंट, कि हाँ हम लोग सब कुछ कर रहे थे पर करते टाइम क्वालिटी एश्योरेंस थी हमारे पास, सब कुछ अच्छे से हुआ, बिल्कुल क्वालिटी मैनेजमेंट था हमारे पास, वो भी एश्योर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स एंड टेस्ट मटेरियल, कि हाँ भाई जो टेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे पास अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, धुला था, बढ़िया थे, अच्छे साइज़ के थे, केमिकल एक्सपायर नहीं थे, ये सब। और ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा हमको। तो देखिए वही सब चीज़ें जो आप अपनी फाइल में लिखते हैं, पिछले 7 सेमेस्टर से 8वें में भी लिख रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे स्टोरेज की, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स, क्या होगा इसमें। द स्टडी प्लान रॉ डाटा सैंपल, क्या हमने किया, कैसे हम लोगों ने प्लानिंग की कि अगर हमें पढ़ना है कि हाँ कौवा कैसे उड़ता है तो कौवे के बारे में सब कुछ लिखना है। रॉ डाटा सैंपल, इंस्पेक्शन, एग्जाम्पल समझ जाना, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस। इंस्पेक्शन डाटा एंड मास्टर शेड्यूल, जो हमारा इंस्पेक्शन डाटा है, मास्टर शेड्यूल है, उसके बारे में सबको समझना पड़ेगा कि कैसे काम करना है, इंस्पेक्शन कैसे किया हम लोगों ने, एसओपी, सिंपल सी बात है। मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन डाटा, कैसे हम लोगों ने कैलिब्रेशन किया, उसको मेंटेनेंस किया। इफ एनी स्टडी मटेरियल इज डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर एक्सपायरी द रीजन जस्टिफाइड डॉक्यूमेंटेड, अगर कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी केमिकल हमारा हम लोगों ने फेंक दिया, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया रिसर्च से बिना उसकी एक्सपायरी हुए, तो क्यों किया, क्यों फेंका, वो भी लिखना पड़ेगा। इंडेक्स ऑफ मटेरियल रिटेन, इंडेक्स तो बनाना ही पड़ेगा भाई। चलिए थैंक यू, इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, पर वो कितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और उसको हैंड रिटन नोट्स देंगे कि नहीं देंगे, ये डिपेंड करता है आप पे। जितनी जल्दी आप चाहेंगे उतनी जल्दी ये स्टार्ट हो सकता है।